हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जो हम सेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दिस इज सेशन 6 ऑफ आवर डिस्कशन ऑन हाउ टू एनालाइज माइनिंग सेक्टर। तो अभी जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कि हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि माइनिंग बिजनेस को कैसे स्टडी करते हैं। माइनिंग बिजनेस में क्या फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के लिए पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स बिजनेस को थोड़ा चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वन से सेशन 5 नहीं देखा है, तो मैं आई बटन में हमारा प्लेलिस्ट का पूरा लिंक लगा दूंगा, तो आप वहां पर जाके सेशन बाय सेशन 1 से लेके सेशन 5 तक देख सकते हैं। देन यू कैन कंटिन्यू विद सेशन 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन 6 को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सिक्स्थ फैक्टर क्या है जो कि माइनिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो सिक्स्थ फैक्टर जो कि माइनिंग बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इन ऑपरेशन इज अ बिग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर माइनिंग कंपनीज। अब जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में समझा है कि माइनिंग बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एक कमोडिटी नेचर का प्रोडक्ट होता है। तो क्योंकि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज कमोडिटाइज्ड और प्राइसिंग पावर इनके पास होता नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्पेशली प्राइस कटिंग बहुत ज्यादा होता है कंपटीशन में। साथ साथ ये बिजनेस सिक्लिकल भी है, तो कुछ समय आएगा जहां पर डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई समय आएगा जहां डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। आप इनफैक्ट कोशिश करें कि आपके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हो, क्योंकि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा तो आप सिक्लिकल डाउनटर्न्स को ढंग से फेस कर पाएंगे। तो दैट विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या डिटेल्स है। To reduce the impact of cyclical fluctuations on their business model, mining companies attempt to diversify their operations along different lines, like different minerals and grades of ore, along with diversification in customers, geographical locations of mines, exports and domestic market। तो क्या क्या चीज में अगर आप एक माइनिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज में डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। आपके पास जो मिनरल्स है वो बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं, या एक ही मिनरल का अलग अलग ग्रेड्स ऑफ ओर हो सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अनदर वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज कि आप किसी दो या पांच कस्टमर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, जिससे कि आपका जो कस्टमर कंसंट्रेशन जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स होने चाहिए वेरियस ग्रेड्स के। और अगर आपके पास अलग अलग मिनरल्स है तो अलग अलग मिनरल्स के लिए भी आपके पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस होना चाहिए। नंबर थ्री, ज्योग्राफिकल लोकेशंस माइंस का आपके एक ही ज्योग्राफी पर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सपोज जैसा प्रीवियस सेशन में भी मैंने बताया था, अगर आपका दो या तीन माइंस है और सारे के सारे माइंस आपके एक ही स्टेट में या एक ही लोकेशन पे है, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, मतलब लैंडस्लाइड्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका एक बार के लिए पूरा बिजनेस स्टॉप हो सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ज्योग्राफिकली भी आप अपने माइंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखें। हाँ, इसका डिसएडवांटेज भी है कि एक बार आपका इनिशियली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली अलग अलग जगह पे सेटअप करने जाएंगे तो इनिशियली सेटअप कॉस्ट आपका बहुत हाई लगेगा। क्योंकि आपको, अगर आप तीन या चार जगह ज्योग्राफी पे अलग अलग माइंस ले रहे हैं, तो वहां पर माइंस को डेवलप करना पड़ेगा, आपको वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बैठाने पड़ेंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा। इनिशियली आपका कॉस्टिंग ज्यादा होगा, बट इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपका जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और वंस योर बिजनेस इज प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड, उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा सा रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद आप ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि आप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कल को अगर मान लो कि इंडिया में स्लो डाउन आ भी गया, तो आप अपने आप को एक्सपोर्ट्स करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो माइंस है, मेटल्स है, ये सब बिजनेस काफी सिक्लिकल है। तो अचानक से आप देखोगे दो तीन महीना, 5 महीना का अचानक से बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया, तो आपकी डिमांड ही नहीं आ रहा है। तो डिमांड नहीं आ रहा है तो फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर। Diversification helps to reduce volatility in cyclical industries because different commodities, economies, and customers may also suffer
from down cycles at the same time. Therefore, financial performance of a diversified mining company might be relatively stable. तो डाइवर्सिफिकेशन आपके वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि बिजनेस सिक्लिकल नेचर का है, जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया आपको। बिकॉज डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग साइकिल होता है, कभी किसी कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है, कभी किसी कमोडिटी का डिमांड गिर जाता है, अलग अलग इकोनॉमीज होते हैं। कस्टमर्स में सफर फ्रॉम डाउन साइकिल, अगर आप गिने चुने दो पांच कस्टमर पे डिपेंडेंट है और वो कस्टमर के इंडस्ट्री में डाउन साइकिल आ गया, तो आपके लिए भी डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। तो अगेन आप बहुत ज्यादा किसी गिने चुने कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। देयरफॉर अगर आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है कस्टमर वे में, ज्योग्राफिकल वे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वे में, तो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल दिखेगा। Companies can achieve meaningful diversification when they have different minerals contributing at least 10% of the revenue. तो कंपनीज का टारगेट जनरली क्या होता है, कैसे मैं समझ पाऊं कि ओके आई एम वेल डाइवर्सिफाइड और नॉट। तो आपके पास अगर डिफरेंट अलग अलग वेराइटी ऑफ मिनरल्स है, तो उन मिनरल्स से एटलीस्ट 10% ऑफ द रेवेन्यू सबसे आना चाहिए। अगर आपके पास मान लो 6 अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं या ग्रेड्स हैं, तो उन 6 से मिनिमम 10-10% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर उस 6 में कोई एक होगा जो 30% कर रहा होगा, कोई 40% कर रहा होगा, ऐसे करके 100% बनेगा। बट जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां से कम 10% आपका रेवेन्यू आए, तब आप बोल सकते हो ओके माई बिजनेस इज क्वाइट वेल डाइवर्सिफाइड। Companies that produce 3 to 4 different commodities whose demand and supply dynamics are relatively independent of each other can have significant diversification benefit। फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसे कमोडिटीज में डील करो या ऐसे मिनरल्स में डील करो जो मिनरल्स आपस में काफी डाइवर्सिफाइड है, जहां पर कि इनका डिमांड जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब स्लो डाउन आएगा तो सबके सब मिनरल्स में स्लो डाउन आएगा, जब अचानक से बुल फेज आएगा तो सबके सबका डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको ऐसे कमोडिटी में डाइवर्सिफाइड होना है जिसका डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स जो है वो एक दूसरा से इंडिपेंडेंट है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर समझाया गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एंसिलरी प्लेस हो गया। तो अब क्या है, मान लो आप आयरन ओर करते हो, तो आयरन ओर का डिमांड को गोल्ड के डिमांड से कोई लेना देना नहीं होता है ना। कि आयरन ओर का डिमांड अगर बढ़ेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि गोल्ड का डिमांड भी बढ़ेगा, या फिर आयरन ओर का डिमांड गिरेगा तो कोई जरूरत नहीं है कि गोल्ड का डिमांड भी गिरेगा। दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सिमिलर विथ सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर का थोड़ा सा आपस में कोरिलेशन होता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि डिमांड अचानक से गोल्ड का बढ़ेगा तो सिल्वर का भी बढ़ेगा। देखने में आया है कि गोल्ड का बढ़ता है तो सिल्वर का भी थोड़ा बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है कि दे आर 100% कोरिलेटेड। फिर आप एंसिलरी प्लेस कर सकते हो, लाइक जो गोल्ड लोन कंपनीज है, gold loan companies like Muthoot Manappuram have a strong positive correlation with gold price. Hindustan Zinc is India's largest producer of silver and also the eighth largest in the world. But these are the examples. Obviously, it is not a recommendation. Please, ये कोई recommendation नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, समझाने के लिए कि इंडिया में ऐसे लिस्टेड प्लेयर्स हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एज एन इन्वेस्टर गोल्ड में प्ले करना है, तो आप डायरेक्टली गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो, या फिर आप ऐसे प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो गोल्ड से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मुथूट एंड मन्नापुरम। सिमिलरली अगर आपको सिल्वर में प्ले करना है तो आप डायरेक्टली सिल्वर ले सकते हो, सिल्वर बीज ले सकते हो, या फिर आप हिंदुस्तान जिंक ले सकते हो जिसका कोरिलेशन सिल्वर के साथ है। तो दिस इज हाउ एज एन इन्वेस्टर यू कैन लुक एट डिफरेंट सिनेरियोज। If a company has its mines spread across many different regions and countries, then it is relatively protected from natural, operational, and regulatory disruptions linked to any one region or country। तो जैसा मैंने बताया, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका बिजनेस, आपका माइंस अलग अलग रीजन्स में है, इनफैक्ट अगर हो सके तो अलग अलग कंट्रीज में भी है, तो क्या होगा, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई ऐसा इवेंट किसी एक कंट्री में हो भी जाता है, तो भी आप अपने बिजनेस को दूसरे कंट्रीज में होने की वजह से प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। तो दिस इज हाउ डाइवर्सिफिकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो बट अगेन
छोटे प्लेयर्स के लिए इतना ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सिर्फ़ लार्ज प्लेयर्स के लिए, जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं जिनके पास कैपिटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दे कैन ईज़िली डाइवर्सिफ़ाई देयर बिज़नेस। जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा-सा ये चैलेंजिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि आ रहा होगा कि डाइवर्सिफ़िकेशन क्यों ज़रूरी होता है। ये तो हम माइन्स बिज़नेस का बात कर रहे हैं, बट ये सिर्फ़ माइन्स में ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हो, जैसा हमने लास्ट स्टील में भी देखा था कि डाइवर्सिफ़िकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ख़ास करके जब कोई सिक्लिकल बिज़नेस में आप इन्वॉल्व्ड हो ना, तो वहाँ अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप बिज़नेस को अलग-अलग प्रकार से डाइवर्सिफ़ाई करके रखें, ताकि रिस्क एलिमेंट कम हो जाए। अगर आपको इस तरह का सेशन सुनने में मज़ा आ रहा है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो डेफ़िनिटली हमारे बिज़नेस को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का और भी कंटेंट देखना चाहते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक कोर्स डेवलप कर रखा है। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.schoolofinvesting.org पे विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या-क्या कोर्सेज़ अवेलेबल है, उसके कंटेंट आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, आप उससे कुछ अपने लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उससे सीख के आप इक्विटी रिसर्च में करियर बना सकते हैं, या फिर आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस नॉलेज को, और एक अच्छा वेल्थ क्रिएटिंग पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। तो आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार अपने वेबसाइट का टूर आपको कराता हूँ, ताकि आप देख सकें कि क्या-क्या कोर्सेज़ अवेलेबल है और क्या आप उसमें से बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हमारे वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। ये सारे कोर्सेज मैंने डिजाइन किया ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मार्केट में लूज करने से बचा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सेक्टोरल नॉलेज चाहिए तो आप ये वाला हमारा जो कोर्स है ना, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल मैंने रखा है। मैंने कोई ओवर चार्जिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई गिमिक करने का कोशिश नहीं है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम प्राइस पे मैंने कोर्स को रखा है। आप जब ये कोर्स को अवेल करेंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इसमें जो नॉलेज है, जो डेप्थ है इंडस्ट्री का, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोशिश करोगे, उसके बारे में स्टडी करने का कोशिश करोगे। मैं आपको थोड़ा-सा एक दिखाना चाहता हूँ क्या-क्या सेक्टर्स हमने इसमें कवर किया है। सपोज़ यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या-क्या कोर्स अवेलेबल है। इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हो, तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या कंटेंट हमने डाला है। तो सेक्टर एनालिसिस का एक फ़ोल्डर है, उसमें आप कौन-कौन सा सेक्टर हम कवर किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से हम ये स्टील सेक्टर का पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्टील सेक्टर का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप फिर इस तरह का कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूरा जानने मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, पेपर सेक्टर, विंड पावर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, अ, और फिर होटल बिजनेस के बारे में आपको जानने मिलेगा। और स्टील सेक्टर अभी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इवेंचुअली। और भी 3-4-5 सेक्टर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स हम इसमें कवर करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। आपका नॉलेज लेवल उस डेप्थ तक जाएगा जहाँ पर आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में डर नहीं लगेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में भी मिलेंगे, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको एक-एक इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल उस पर्पस के लिए है ही नहीं। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, दिस चैनल इज फॉर दोज। अगर आप ट्रेडिंग की उम्मीद से आए हैं या इस उम्मीद से आप आ रहे हो कि इस कोर्स में मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर हम किसी कंपनी का एग्जांपल भी ले रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देयर इज नो इंटेंशन कि आपको मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन दूं। इट इज टोटली एजुकेशन। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े। आप उस लेवल पे अपने नॉलेज को ले जाएं
कि आप दूसरों को रिकमेंड करने लायक बने, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज, दैट इज वॉट माई मिशन इज थ्रू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि इस मिशन में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेक्टर का मैंने बताया। सेक्टर के अलावा जैसे अगर कोई बेसिक है जो एकदम फर्स्ट लेवल पे इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वहां से डेटा निकाल के कैसे पीएल बैलेंस शीट से एनालाइज किया जाता है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स, जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे रिसर्च को ले जाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर देम। अगर कोई ये कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको ये 2 कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दीज़ 2 कोर्सेज़ आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस, जहाँ पर ऑलरेडी आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएगा, और एल्स आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये था हमारे वेबसाइट का टूर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। Nevertheless, companies with single mine are also relatively protected from sudden disruptions if their single mine has many operating phases and separate mining pits. अब ये बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी का सिर्फ एक ही सिंगल माइन है तो उनका दे आर ऑल्सो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ये बता दिया कि बड़े प्लेयर्स लोग कैसे डाइवर्सिफाई करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर छोटे प्लेयर भी थोड़ा सा रिस्क को मिनिमाइज करना चाहें और जिसके पास मान लो सिर्फ एक ही माइन है, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो दे आर आल्सो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम सडन डिसरप्शन। कैसे? इफ द सिंगल माइन हैज मेनी ऑपरेटिंग फेसेस और सेपरेट माइनिंग पिट्स। अगर उनके सिंगल माइन के पास बहुत अलग अलग ऑपरेटिंग फेसेस हैं और सेपरेट माइनिंग पिट्स हैं, और उनके पास माइनिंग पिट्स अलग अलग, मतलब अलग अलग, एक तरह से आप समझ लो अलग अलग दरवाजा है उस माइन में घुसने का। तो अगर एक दरवाजा किसी वजह से ब्लॉक हो भी गया, वहां कोई लैंडस्लाइड आ गया या कुछ हो गया, तो आपके पास अगर अलग अलग सेपरेट माइनिंग पिट्स है, ऑपरेटिंग फेसेस है, तो आप वहां से उस माइन को ऑपरेट कर सकते हो। तो छोटे प्लेयर्स भी थोड़ा सा अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर वो इस तरह से डाइवर्सिफाई करें तो। सो दिस वाज अबाउट सेशन 6। थोड़ा छोटा सेशन था, बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों और कितना ज़रूरी है। और इसके बाद जब हम सेशन 7 में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटेड माइनिंग कंपनीज के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। तो पहले तो समझेंगे इंटीग्रेटेड माइनिंग कंपनीज बोलते किसको है, और फिर समझेंगे कि उनके पास क्या एडवांटेज होता है अगर वो फुल्ली इंटीग्रेटेड होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखने में मजा आता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।